जय हिंद साथियों। आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक काल। आज हम लोग वैदिक काल को पढ़ने समझने वाले हैं। वैदिक काल से हमारी परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं साथियों, और जो जितने भी इसके कंसेप्ट दिए गए हैं, सारे के सारे हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। तो साथियों, वैदिक काल में आज हम लोग केवल जो है सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं वैदिक काल का। अब वैदिक काल में आर्यों के बारे में जानेंगे कि वो मूलतः कहाँ के निवासी थे, और उनका धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन, उनका प्रशासनिक इकाइयां, उनके प्रिय चीजें क्या क्या चीजें थी। तो इन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर हम पढ़ने और समझने वाले हैं। तो साथियों, चलते हैं स्लाइड पर और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला बिंदु दिया गया साथियों यहाँ पर समय निर्धारण। आर्यों जो ऋग वैदिक काल है उसका समय निर्धारण बताया जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग वैदिक काल चला था। एक इतिहासकार थे साथियों, मार्टिन व्हीलर, उनके द्वारा बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी के बाद से ही जो है ऋग वैदिक काल का जो है प्रारंभ हुआ था। तो उनके आधार पर 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल जो है कालखंड माना जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर दूसरा कालखंड जो बनाया गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व, या उत्तर वैदिक काल माना जाता है। यहाँ पर चीजें बदल गई थी क्योंकि यहाँ पर लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा होने लगा। यहाँ पर पुनः नगरीकरण के साक्ष्य मिले, इसीलिए इसे जो है उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। नेक्स्ट बिंदु दिया गया साथियों, यहाँ पर सभी जानकारियां जो हमें मिलती हैं वो वेदों के माध्यम से मिलती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो। तो इस प्रकार से ये जानकारियां हमें वेदों से मिल रही हैं, इसीलिए इसे वैदिक काल कहा गया। नेक्स्ट बिंदु दिया गया, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं साथियों कि आर्य शब्द, जो आर्य शब्द ये बना हुआ है, या कोई प्रजाति सूचक है, या कोई जो है लिंग सूचक है, या कोई नस्ल सूचक है। तो या कोई, ये जो आर्य शब्द है साथियों, या कोई प्रजाति या जो है नस्ल सूचक नहीं है। आर्य का मतलब केवल होता है सज्जन व्यक्ति। तो बहुत से लोग आज वर्तमान में भी आर्य लिखते हैं, तो अपने आप को आर्य कहते हैं। तो आर्य का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई विशिष्ट जो है डीएनए उनके अंदर है, बस उनका केवल शाब्दिक अर्थ ये होता है कि सज्जन व्यक्ति होते हैं। तो आर्य का मतलब केवल सज्जन व्यक्ति है, ये कोई लिंग सूचक, प्रजाति सूचक, नस्ल सूचक नहीं है। तो आर्य शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग मिलता है हमें, वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार उल्लेख हमें मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर आर्यों को जो है लिपि ज्ञान नहीं था। ये सुन सुन कर और अपनी निचली वाली पीढ़ी को सुना सुना कर ज्ञान का विस्तार कर रहे थे, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है साथियों, यहाँ नेक्स्ट बिंदु दिया गया है, आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। अब इनके मैक्स मुलर के इस प्रमाण को जो है प्रमाणित इसलिए माना जाता है क्योंकि तुर्की में हमें जो है 4 अभिलेख मिले थे, जिसमें बोगाजगोई, कस्सी और एशिया माइनर। तो वहां पर क्या हुआ कि 4 देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं, वरुण, मित्र, नासत्य और मित्र। तो इन 4 देवताओं के वहां पर साक्ष्य मिले। अब छोटी सी कहानी है साथियों कि तुर्की में 2 कबीले रहा करते थे। उसमें एक हित्ती कबीला था, एक मित्तानी कबीला था। इन दोनों कबीलों में आपस में हरदम झगड़ा हुआ करता था। तो इस झगड़े को जो है शांति करने के लिए इनमें एक सुलह होती है। तो इन्हीं 4 देवताओं की कस्में खाई जाती हैं, मतलब कि इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र की कस्में खाई जाती हैं। तो उसमें से कुछ लोग जो है भारत की तरफ चले आते हैं, और यहाँ भी इन्हीं चारों देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसी आधार पर जो है मैक्स मूलर के इस प्रमाण को जो है प्रमाणित माना गया कि आर्य जो थे विदेशी थे। लेकिन हमारे भारतीय इतिहासकार जो हैं, जैसे एल डी कल्लर साहब जी हैं, संपूर्णानंद जी हैं, और अविनाश चंद्र जी हैं, और गंगानाथ झा साहब हैं, राजबली पांडे जी हैं, इनके द्वारा ये ऐसा बताया जाता है कि आर्य जो है भारतीय थे, मूलतः यहीं के निवासी थे। कुछ लोग कहते हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, महर्षि प्रदेश के रहने वाले थे, सप्त सैंधव प्रदेश के रहने वाले थे, या जम्मू के रहने वाले थे। ऐसा भारतीय इतिहासकारों का मानना है। लेकिन विदेशी मत जो है ये विदेशी मानते हैं, जैसे दयानंद सरस्वती जी, मैक्स मूलर और कीथ। तो ऐसे जो हमारे मतलब इतिहासकार हैं वो विदेशी मत के हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक साक्ष्य जो मिलता है वो मैक्स मूलर के द्वारा मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख मिले उसमें चारों देवताओं के साक्ष्य वहां भी पाए गए, यहाँ भी। तो ऐसा माना गया कि आर्य जो है विदेश से आए थे। तो यहाँ पर आर्य शब्द का जो मतलब वर्तमान 1853 में प्रयोग किया गया, वो मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका जो प्राचीन साक्ष्य मिलता है हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में 33 बार इसका उल्लेख किया गया, लेकिन 1853 में सर्वप्रथम बार जो आर्य शब्द का प्रयोग किया मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट बिंदु दिया गया साथियों, वैदिक काल में हमें जो जानकारी जो हमें मिलती है, यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के हमने जिक्र पहले ही कर लिया कि जो तुर्की में अभिलेख मिले थे, ये तीनों अभिलेख जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं साथियों, सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बिंदु दिया गया है, ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो थे वो महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो वेद व्यास के द्वारा केवल चीजों को इकट्ठा की गई है, जो इधर उधर की चीजें थी उनको केवल जो है अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से उन्हें इकट्ठा करने का काम वेद व्यास के द्वारा किया गया था। तो वेद व्यास के द्वारा केवल कलेक्शन का काम किया गया, संकलन का काम किया गया, इनके द्वारा वेद को लिखा नहीं गया साथियों। तो ऋग्वेद में जो है संकलन का काम जो है महर्षि कृष्णद्वैपायन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बिंदु है, आर्यों की जो भाषा थी साथियों वो संस्कृत थी, मतलब ये संस्कृत भाषा में एक दूसरे से संवाद किया करते थे। लेकिन यहाँ पर दिया गया आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, तो लिखने का ज्ञान नहीं था, लेकिन संवाद करने के लिए इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे थे। आर्य ग्रामीण थे, कृषि का कार्य किया करते थे, तो ये कबीलाई समूह में रहा करते थे, तो कबीले में रहते थे इसीलिए ग्रामीण थे। लेकिन इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि जो इससे पहले की सभ्यता थी वो नगरीकरण की सभ्यता थी, वहां पर नगर बसे हुए थे और वो नगर में रहा करते थे, वो अच्छा खासा व्यवसाय करते थे बाहर से, लेकिन यहाँ पर कृषि का काम कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट बिंदु दिया गया साथियों, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थे ये 5 प्रकार की बांटी गई थी। इसमें सबसे छोटी इकाई जो थी कुल थी और सबसे बड़ी इकाई जो थी राष्ट्र थी। तो कुल के जो सबसे छोटी इकाई के कुल के जो प्रधान होते थे, या तो पिता होता था या पिता का पिता होता था। तो यहाँ पर कुल का जो प्रधान मुखिया होता था वो पिता होता था। और उसके बाद कई कुल मिलाकर एक ग्राम बनता था। तो ग्राम में जिस तरीके से आज वर्तमान में पोस्ट हुआ करता है उसी प्रकार से यहाँ पर ग्राम हुआ करता था। कई ग्राम मिलके एक विश्व का निर्माण करते थे, जैसे आज के वर्तमान में हमारे क्षेत्र हुआ करता है उसी प्रकार से यहाँ विश्व हुआ करता था। और कई विश्व मिलाकर एक जन का निर्माण करते थे, जैसे वर्तमान में आज में जिला हुआ करता है साथियों, उसी प्रकार से यहाँ जन हुआ करता था। और कई जिले मिलाकर एक राष्ट्र बनता था इनका, जिस तरीके से आज वर्तमान में हमारा राज्य हुआ करता है उसी तरीके से यहाँ राष्ट्र हुआ करता था। तो राष्ट्र का तो मुखिया राजा होता था, लेकिन कुल का मुखिया, सबसे निचली इकाई का जो प्रशासन की इकाई थी उसका मुखिया पिता हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु दिया गया साथियों, राज्य अधिकारियों में पुरोहित तथा सेनानी आते थे। अब ये जो राज्य अधिकारी थे ये निर्णय लेने का काम करते थे, किस प्रकार से किस चीज का निर्णय लेना है। तो पुरोहित में यहाँ पर 2 लोग थे, एक तो विश्वामित्र जी थे, दूसरा जो है वशिष्ठ जी थे। विश्वामित्र जी उदारवादी थे और वशिष्ठ जी कर्मकांडी थे, रूढ़वादी थे। तो इन दोनों पदों के द्वारा ही निर्णय लेने का काम किया जाता था यहाँ वैदिक काल में। उसके बाद है तीसरा बिंदु दिया गया, राजा को सलाह देने के लिए 2 संस्थाएं यहाँ पर बनाई गई थी। अब ये संस्थाएं इसलिए बनाई गई थी साथियों कि राजा निरंकुश होकर, गुस्से में आकर, भावनाओं में बहकर किसी निर्णय को अपने से ना ले ले, इसीलिए ये दोनों उस पर लगाम लगाने का काम करती थी। अब यहाँ पर सभा जो पहली संस्था थी, तो सभा का काम उच्च वर्ग के लिए था। जैसे यहाँ पर जो मुखिया हुआ करते थे, चाहे कुल के मुखिया, ग्राम के मुखिया, विश्व के मुखिया, जन के मुखिया, इन मुखियाओं के द्वारा अगर कोई गलत काम किया जा रहा है तो उस पर लगाम लगाने का काम जो है एक सभा करती थी। मतलब सभा में कई लोग हुआ करते थे, उनके द्वारा एक निर्णय लिया जाता था, उसी निर्णय को राजा जो है लागू करता था। लेकिन यहाँ पर जो समिति हुआ करती थी इसमें निम्न वर्ग के लोग आते थे, चाहे वो कुल के हो, ग्राम के हो, विश्व के, इन लोगों का जो है यहाँ पर जो है इन लोगों के द्वारा अगर कोई गलती होती थी, समिति हुआ करती थी। जैसे सभा में लोग थे वैसे समिति में भी लोग थे, उनके द्वारा एक निर्णय लिया जाता था, उसी को राजा यहाँ पर लागू करता था। तो ये दोनों संस्थाएं केवल लगाम लगाने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी राजा के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु दिया गया साथियों, आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा वहां पर मातृ प्रधान जो है सत्ता मिलती है, लेकिन यहाँ पर पितृ प्रधान सत्ता यहाँ पर देखी जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट बिंदु, यहाँ स्त्रियों की बहुत अच्छी दशा मिलती है साथियों। यहाँ पर कुछ स्त्रियों के जो है नाम भी मिलते हैं, जैसे गार्गी है, कात्यायनी है, लोपा है, लोपा मुद्रा है, सिक्ता है, अपाला है। तो इन तरीके की महिलाओं के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। महिलाएं शिक्षा भी ग्रहण करती थी और यहाँ पर हवन कुंड में भी, मतलब कि यज्ञ में भी भाग लिया करती थी। मतलब यहाँ पर महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी, कोई भेदभाव महिलाओं के साथ नहीं होता था यह वैदिक काल में। उसके बाद है साथियों, आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो सोमरस था, मतलब आज की शराब जो होती है वही सोमरस थी। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु दिया गया है,
वैदिक सभ्यता में बाल विवाह, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, जाति प्रथा, बहु विवाह ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मतलब वैदिक काल में जो है, आज वर्तमान में जो हम लोग कल्पना करते हैं कि वर्तमान में इस तरीके की व्यवस्था की जाए, लेकिन वर्तमान में उस तरीके की व्यवस्था मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था थी, इसीलिए दयानंद सरस्वती जी कहते थे कि वेदों की तरफ लौटो। उनका मुख्य मकसद यही था कि वेदों की तरफ लौटने का, कि यहाँ पर इस तरीके के भेदभाव ना हो। यहाँ पर महिलाएं जो विधवा थी वो पुनः विवाह भी कर सकती थी। इस तरीके के यहाँ पर ये लोग जो है व्यवस्था बना के रखे थे वैदिक काल वाले। उसके बाद यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट बिंदु साथियों, आर्यों का समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा था। अब यहाँ पर वो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतिमा थी। प्रतिमा के 4 खंड बनाए गए थे। उसके ऊपरी खंड में जो है ब्राह्मण, और उसके जो है यहाँ पर जो है उसके भुजाओं से क्षत्रिय, और उसके पेट से वैश्य, और उसके निचले पांव से जो है शूद्र। वो प्रतिमा जो है ब्रह्मा जी की मानी जाती है। तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है, यहाँ पर इस तरीके से इनकी वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था का सबसे प्रथम साक्ष्य जो है हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है हमें वहां पर साक्ष्य मिलता है आर्यों के द्वारा कि आर्य अपने को गौर वर्ण कहते थे, और जो गैर आर्य थे वो श्याम वर्ण के थे। तो वहां पर केवल ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो सीमित थी इतने में ही। लेकिन उसके बाद यह जो व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, ये आगे बढ़कर जो है कुछ समय बीतने के बाद ये कर्म के आधार पर बनाई जाती है, कि जिस तरीके से जो लोग कर्म करते थे उसी के आधार पर जो है वह वर्ण व्यवस्था मानी गई थी। जैसे कोई शिक्षा का काम कर रहा है तो उसे ब्राह्मण बताया गया, जो कोई जो है व्यवसाय का काम कर रहा है तो उसे वैश्य बताया गया, कोई कृषि का काम कर रहा है तो उसे जो है क्षुद्र बताया गया। वहां पर यह भी नियम लागू था कि कोई भी अपना कार्य बदल सकता है। मतलब कि कोई कृषि का काम कर रहा है, अगर वह जो है मतलब कि व्यापारी का काम करना चाहे तो वह जो है वैश्य कहा जाने लगता। अगर कोई वैश्य या कृषि का काम करता तो उसे क्षुद्र कहा जाता। लेकिन उसके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल में साथियों पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि यहाँ पर जातीय व्यवस्था लागू कर ली गई कुछ समझदार लोगों के द्वारा। कि जैसे यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग जो थे उन्होंने कहा केवल हमारा काम पंडित जी वाला काम है, यहाँ पर शिक्षा का काम हमारा है, तो हम केवल जो है उच्च वर्ग में, ब्राह्मण वर्ग में रहेंगे। तो ये इनके द्वारा जो है इसको एक नियम में बांध दिया गया कि जो व्यापार का काम कर रहे हैं वही वैश्य रहेंगे, जो कृषि का काम कर रहे हैं वही क्षुद्र ही रहेंगे। तो वहां निश्चित कर दिया गया। तो हम उत्तर वैदिक काल में उसको पढ़ेंगे साथियों। तो यहाँ पर 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य जो है वैदिक काल में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु दिया गया यहाँ पर साथियों, एक एक नंबर के जो हमारे प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट जो है इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु दिया गया है, उपनिषदों की संख्या जो थी 108 उपनिषद हमारे बताए गए हैं। नेक्स्ट बिंदु है, आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो पशु था वो गाय थी। यहाँ पर गाय को पूजनीय स्थान दिया गया, क्योंकि ये वैदिक काल में साथियों अगर गाय के साथ कोई उसको घाव देता है या उसकी कोई उसको मारता है, मृत्यु कर देता है, मारता है, तो उसको देश निकाला और मृत्यु दंड की सजा भी यहाँ पर सुनाई जाती थी। उसके बाद है साथियों, यहाँ पर आर्यों के जो प्रिय जो देवता थे वो इंद्र थे। और आर्यों के आर्य को जो ऋग्वैदिक आर्य थे साथियों उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का अंधाधुंध प्रयोग होने प्रारंभ हुआ था, तो वो लोग लोहे को जो है श्याम ऐस के नाम से जानते थे, जबकि तांबे को लोग लोह ऐस के नाम से जानते थे। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु दिया गया साथियों, आर्य जो थे, आर्य लोग जो है सिंधु घाटी नहीं साथियों, सिंधु नदी के आसपास वो लोग बसे हुए थे। तो सिंधु नदी का जिक्र उनके द्वारा बहुत बार किया गया। लेकिन जो सरस्वती नदी थी उनकी महत्वपूर्ण नदी थी, पूजनीय नदी थी, तो उसका जिक्र कम बार किया गया, और गंगा जी का जिक्र तो केवल एक बार किया गया है। तो इस तरीके से हमारी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि आर्यों के द्वारा सर्वाधिक किस नदी का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया, तो वो नदी थी सिंधु नदी, और सबसे कम जो है जिक्र होता है तो सरस्वती नदी का। उसके बाद है साथियों, आर्य द्वारा युद्ध के लिए जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब ये गविष्टि शब्द जो है इनके लोगों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। जैसे कहीं ये युद्ध करने जा रहे हैं तो वहां गविष्टि शब्द से जो है ये लोगों को इकट्ठा करते थे। तो गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। तो इनका एक ये सांकेतिक शब्द था साथियों। उसके बाद है
वैदिक काल में मानव और देवता के जो बीच के जो है मध्यस्थ का काम कर रहे थे, तो अग्नि। यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा का साक्ष्य हमें नहीं मिलता है, तो यहाँ पर केवल जो है मेडिएटर का काम अग्नि का था, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अगर किसी मंत्र को हम देखते हैं तो जो प्रारंभिक मंत्र उसका प्रारंभ शुरू होता है वो अग्नि को समर्पित किया गया। तो यहाँ पर जो है हम ऋग्वेद को पढ़ भी रहे हैं, ऋग वैदिक काल को, तो यहाँ पर जो है ऋग वैदिक काल में अग्नि, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा अग्नि की ही प्रारंभिक पूजा की गई है, तो समर्पित किया गया हर मंत्रों को। तो यहाँ अग्नि जो थे वो मेडिएटर का काम कर रहे थे। उसके बाद है नेक्स्ट बिन दिया गया साथियों, आर्य पशुपालन का काम किया करते थे। ये ग्रामीण व्यवस्था में थे, ग्रामीण गांव में रह रहे थे, कबीले में रह रहे थे, तो जायज बात है कि पशुपालन का काम करते थे। आर्य गाय को जो है अगन्या नाम से जो है पुकारते थे। तो साथियों आर्यों का जो बेसिक परिचय था इस तरीके से था। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।